हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के लिए कैश बुक। इससे पहले आप लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का वीडियो क्लास देखा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप के चैट बॉक्स में लिखिए या कमेंट सेक्शन में आप लिखिए आपकी किसी भी प्रॉब्लम का, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप किसी राइटर की बुक से सॉल्व कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आप राइटर का बुक रेफर कर दीजिए कि किस बुक से आप कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर सजेस्ट कर दीजिए या क्वेश्चन का हेडिंग एक लाइन लिख दीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, आज हम लोग कैश बुक कर रहे हैं। कैश बुक स्टार्ट करने से पहले मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल होगी। आपने एक चैप्टर कवर कर लिया होगा जर्नल एंट्री का, और कुछ लोगों ने लेजर भी पढ़ लिया होगा। नॉर्मली पहले जर्नल पढ़ाया जाता है, फिर लेजर पढ़ाया जाता है, फिर कैश बुक पढ़ाया जाता है। कुछ लोग पहले कैश बुक भी कर लेते हैं, फिर लेजर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट आपने जर्नल एंट्री सीख लिया होगा, जर्नल एंट्री आपको ठीक से आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कई बातों को समझने के लिए जर्नल एंट्री को रेफर करना पड़ेगा बीच बीच में। घबराने की बात नहीं। अगर आप लोगों ने जर्नल एंट्री नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा, जिससे आपको जर्नल एंट्री नहीं आने का अफसोस नहीं होगा। लेकिन जर्नल एंट्री पहले आप ठीक से चेक कर लीजिए, उसके बाद कैश बुक को आप पढ़िए तो आपको बेटर समझ में आएगा। अच्छा, अब मुद्दे पे आते हैं कैश बुक के चैप्टर के। और कैश बुक में नॉर्मली देखिए, जब कोई एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास लिमिटेड ट्रांजेक्शन है, लिमिटेड ट्रांजेक्शन यानी कि 2, 4, 5, 10 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उनके लिए जर्नल एंट्री करना सफिशियंट रहता है कि जर्नल एंट्री के थ्रू वो अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। जर्नल करे, फिर लेजर करे, फिर वो अपना ट्रायल बैलेंस बनाए, फिर वो फाइनल अकाउंट बनाए। लेकिन आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, पूरे दिन में इतने ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनके लिए जर्नल एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। सपोज आप आज के डेट में स्विगी या फिर जोमेटो का एग्जाम्पल लीजिए। आप सोचिए कि उनको पूरे दिन में कितने ऑर्डर रिसीव होते हैं जिनको वो डिलीवर करते हैं और पेमेंट रिसीव करते हैं। ओला, उबेर या जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिनके काफ़ी सारे हैवी ट्रांजेक्शन है, उनके लिए क्या पॉसिबल है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का पहले वो जर्नल एंट्री करें, फिर वो लेजर बनाए, फिर ट्रायल बैलेंस बनाए? ऐसा पॉसिबल उनके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि जर्नल एंट्री आप देखते हैं कि आपने एक छोटा छोटा क्वेश्चन में जर्नल एंट्री किया होगा तो उसमें आप परेशान हो जाते हैं कि इतना लंबा लंबा हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा पूरा। तो आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में फिट कीजिए कि क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल है कि वो जर्नल एंट्री करे ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का, जिसके पास हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कैश बुक के रेफर में मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि सपोज कीजिए आपसे आपके पेरेंट ने स्टार्टिंग में आपको कुछ पैसे दे दिए पॉकेट खर्च के लिए, और सडनली किसी डे को आपसे अगर पूछ रहे हैं कि आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, और अगर आपने कैलकुलेशन नहीं किया है तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि आपके पॉकेट में एग्जैक्ट कितना अमाउंट है। उस एग्जैक्ट अमाउंट को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जितने भी पैसे ओपनिंग बैलेंस थे उसमें से आपने जो खर्च किया है, या फिर आपको कोई इनकम बीच में रिसीव हो गई है। सपोज कीजिए आपने कि मदर ने कुछ पैसे चुपचाप आपको दे दिए हो, या आपके कोई रिलेटिव आपके यहाँ आए हो और जाने के टाइम आपको कुछ पैसे दे के चले गए हो। तो क्या हुआ कि आपने कुछ खर्चा किया, कुछ आपके पास पैसे आया, और फिर किसी एक पर्टिकुलर डे पे आपके पापा ने पूछ लिया कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, तो आप बिना कैलकुलेशन के एग्जैक्ट अमाउंट बताना आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आपके पास कितने पैसे बचे हुए हैं। अच्छा, जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है कैश बुक, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग उसी ट्रांजैक्शन की चर्चा करेंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व हो। अब कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों। या तो आजकल आपको पता है कि यूपीआई से ज़्यादा पेमेंट होता है, यानी यूपीआई को बैंक समझ लीजिए, और या तो आप कैश में खर्च कर रहे हैं या यूपीआई में खर्च कर रहे हैं। अगर आपने उधार में अगर कुछ खर्चा किया है यानी क्रेडिट बेसिस पे, तो क्या हुआ कि ना आपने एट ए टाइम पेमेंट किया, आपने कब पेमेंट किया होगा जब उस दुकान वाले ने आपसे पैसे मांगे होंगे, उस टाइम आपके पॉकेट से पैसा गया होगा।
इसी तरह कोई बिजनेस में क्या होता है, या तो उधार वो सेल करता है या उधार में परचेज करता है, क्रेडिट सेल या फिर क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज के टाइम तो कोई भी कैश या बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ट्रांजैक्शन कब होगा, जब आप उसको सेटल करेंगे या वो आपके अमाउंट को सेटल करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग कैश की बात करेंगे, कैश और बैंक की बात करेंगे, और कोई भी बात हम लोग उधार वाली बात तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो एक्चुअल आउटपुट या इनपुट में कवर ना हो जाए, यानी कि पैसा जाने में कवर ना हो जाए या फिर पैसा आने में कवर ना हो जाए। अच्छा, ये दो बात समझ गए। कुछ और पॉइंट है जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है। देखिए, कैश बुक क्या है, तो कैश बुक एक जर्नल एंट्री ही है। कैश बुक क्या है, तो कैश बुक एक जर्नल ही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारा ट्रांजैक्शन करती है, उसके लिए एक जर्नल सिर्फ करना पॉसिबल नहीं है कि वो जर्नल एंट्री जो आपने सीखा है, जर्नल एंट्री जिसको आप लोग बोल रहे हैं जर्नल बोलते हैं, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कैसे किया जा सकता है, उन जगहों पे जहाँ पे बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन जगहों पे जर्नल को डिवाइड कर दिया जाता है। जर्नल को डिवाइड किया जाता है, 7 to 8 टाइप के जर्नल में डिवाइड किया जाता है, जिसको आपने सब्सिडरी बुक के नाम से पढ़ा होगा। अगर पहले पढ़ा होगा तो वो जर्नल की हेल्प करने के लिए होते हैं कि सब्सिडरी बुक बनाने से जर्नल एंट्री के ट्रांजैक्शन काफी हद तक कम हो जाते हैं। वहाँ पे पॉसिबल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे यही एकलौता तरीका है जहाँ पे आप आसानी से ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सकते हैं अकाउंट में। ठीक है, अब जो जर्नल है उसका आप बारे में थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए। जर्नल के बारे में नोट करने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि कैश बुक के बारे में कुछ बातें हैं जो कि आपको नोट कर लेनी चाहिए, जो कि आपको रिवीजन के टाइम एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जो पूछे जाएंगे वहाँ पे आपको हेल्प होगा। तो आइए कुछ पॉइंट को मैं आपको कवर करवा देता हूँ और फिर आप आगे बढ़ेंगे, और ये पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले देखिए, जर्नल को हम लोग एक और किस नाम से जानते हैं, जर्नल ऑल्सो नोन एज ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री size of business is very large. It is not possible all transaction in one journal पहला पॉइंट क्या है, जर्नल ऑल्सो नोन एज ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सेकेंड पॉइंट क्या है, साइज ऑफ बिजनेस इज वेरी लार्ज, इट इज नॉट पॉसिबल ऑल ट्रांजेक्शन इन वन जर्नल एंट्री। देन जर्नल इज subdivided into number of special journal। फोर्थ पॉइंट, ये जो हमने लिखा है कि जर्नल जब ज्यादा ट्रांजैक्शन हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो जर्नल को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट जर्नल में, स्पेशल जर्नल में, यानी कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ जर्नल। ठीक है,
अच्छा, ये जो स्पेशल जर्नल है इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। किसी बुक में कोई और नाम लिखा हो सकता है, किसी बुक में कोई और नाम लिखा हो सकता है, या फिर आप प्रैक्टिकली यानी इंडस्ट्री में जब जॉब करने के लिए जाएंगे तो इसे हो सकता है कि अलग अलग नामों से भी बुलाया जा सकता है। तो स्पेशल जर्नल को और किन किन नामों से बुलाया जा सकता है वो हम लोग फोर्थ पॉइंट में लिख रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट पॉज करके वीडियो को। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, स्पेशल जर्नल आर ऑल्सो नोन एज ए डे बुक और स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडरी बुक्स और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो एक यहाँ पे देखिए, जर्नल के डिफिनेशन में फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, जर्नल ऑल्सो नोन एज ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है कि जब साइज ऑफ बिजनेस इज वेरी लार्ज, साइज ऑफ बिजनेस का मतलब हुआ ऐसे बिजनेस जिसके पास बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी ट्रांजेक्शन के लिए वो जर्नल एंट्री पास करे। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो क्या करता है, जर्नल को डिवाइड कर देता है नंबर्स ऑफ स्पेशल जर्नल में, नंबर्स ऑफ डे बुक, numbers of special purpose book, numbers of subsidiary book, numbers of books of original entry। यानी कि जर्नल को जस्ट डिवाइड कर दीजिए, एक मेन जर्नल और एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल लीजिए, स्पेशल जर्नल बोल लीजिए या डे बुक बोल लीजिए। यानी कि जर्नल को जस्ट दो भाग में डिवाइड करना है आपको, एक नॉर्मल जर्नल और एक स्पेशल जर्नल। ठीक है, क्लियर है, इतना नोट कर लिए। फिफ्थ पॉइंट, commonly used subsidiary book ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं जर्नल को डिवाइड करने के बाद, यानी जर्नल डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सिंपल जर्नल एंड सब्सिडरी बुक। तो कॉमनली यूज सब्सिडरी बुक कौन कौन से हैं, नोट करते चलिएगा। फर्स्ट, कैश बुक, इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। हम लोग कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, जहां जहां पे कैश लिखा हुआ है वहां वहां पे आप मान के चलेंगे कि बैंक भी लिखा हुआ है। सेकंड है परचेज बुक, इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ क्रेडिट परचेज। थर्ड है हमारा सेल बुक,
इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ क्रेडिट सेल को। फोर्थ है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बुक, या फिर आप जानते हैं कि परचेज रिटर्न को एक और क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवार्ड बुक। तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड भी बोला जाता है। तो परचेज रिटर्न बुक लिखिए या फिर रिटर्न आउटवार्ड बुक लिखिए, एक ही बात है। और परचेज रिटर्न बुक में कौन सा आइटम आएगा, परचेज बुक में कौन सा आइटम आता है, परचेज रिटर्न में परचेज बुक में कौन सा आइटम आता है, वही परचेज रिटर्न में। अगर कुछ क्रेडिट परचेज को हम लोग वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो वही कहाँ आ जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में। क्रेडिट परचेज रिटर्न। फिर क्या है, सेल्स रिटर्न बुक। और सेल्स रिटर्न का एक और नाम क्या है, रिटर्न इनवार्ड। ये वाला। और जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में मतलब क्या हुआ, जो आइटम न 1 में आए, न 2 में आए, न 3 में आए, न 4 में आए, न 5 में आए, वो कहाँ सब चला जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, जो कहीं ना आए, जो ऊपर कहीं ना आए, वो सब कहाँ पे आ जाएगा, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो और एक बार रिपीट कर दें, कैश बुक बनाने का मेन पर्पस क्या है। कैश बुक बनाने का मेन पर्पस ये होता है, इसका लिंक जर्नल एंट्री से जुड़ा हुआ है। कैश बुक बनाने का मेन पर्पस क्या है, तो इसका कारण जर्नल एंट्री में छुपा हुआ है। और जर्नल एंट्री में क्या कारण छुपा हुआ है, कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो, हैवी ट्रांजेक्शन हो, कि कौन कौन सा हैवी ट्रांजेक्शन हो, कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड, परचेज रिटर्न से रिलेटेड। तो उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन अब जर्नल एंट्री करने बैठेगी, पहले जर्नल एंट्री फाइनल करेगी, फिर उसको लेजर में लेके जाएगी। तो ये एक बहुत मुश्किल वाला काम है। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए क्या सजेस्ट किया गया है, उस मुश्किल को आसान करने के लिए सजेस्ट किया गया है कि आप जर्नल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट तो आपका हो गया जर्नल नॉर्मल। जर्नल जो नॉर्मल होगा उसमें कौन कौन सा एंट्री करेंगे, तो जो सब एंट्री यहाँ पे नहीं आए, यानी कि जर्नल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक नॉर्मल सिंपल जर्नल और एक सब्सिडरी बुक, सहायक बुक, जो उसकी जर्नल को हेल्प करे। और जर्नल को हेल्प करने के लिए कैश बुक, परचेज, सेल, रिटर्न दोनों का, एंड जर्नल प्रॉपर, और भी 2 बुक यूज किया जाता है, लेकिन उसकी चर्चा अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल, उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि हमको कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो ये सब जो ट्रांजेक्शन है, जो कैश से रिलेटेड है, यानी पैसा आए और पैसा जाए, जो परचेज से रिलेटेड है, यानी कि परचेज से मतलब सिर्फ क्रेडिट परचेज, उधार में जो खरीदा, जो सेल से रिलेटेड है, यानी कि जो उधार में हमने सेल किया, या फिर उधार खरीदे गए या उधार बेचे गए का अगर कोई रिटर्न हो तो। और इन ऊपर वाले 5 में अगर ना आए, सेल, परचेज, रिटर्न एंड कैश में, तो पर जर्नल प्रॉपर में उसको हम लेके चले जाएंगे। अगर हम सब्सिडी बुक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जर्नल एंट्री काफ़ी छोटी हो जाती है और अकाउंटिंग करना आसान हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग किस पे, कैश बुक पे।
यहाँ तक नोट कर लिया आपने? उम्मीद करते हैं कि आपने नोट किया होगा। ऊपर से मैं दिखा देता हूँ। ओके, अब आइए हम लोग आते हैं कैश बुक पे। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्यों कैश बुक क्यों। अब हम लोग कैश बुक के बारे में बात करते हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, कैश बुक यूज्ड टू रिकॉर्ड all transaction relating to cash receipt and cash payment. Second point, this book able to help a businessman to know the balance of cash in hand at bank any point of time. तो कैश बुक में हम क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ जो हमने एक्चुअल में रिसीव किया है और जो हमने एक्चुअल में पेमेंट किया है। कैश बुक किसी भी बिजनेसमैन को, ये कैश बुक ईच एंड एवरी बिजनेस प्रिपेयर करती है, चाहे वो छोटी से छोटी बिजनेस हो या फिर वो बड़ी से बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी कैश बुक प्रिपेयर करती है। तो कैश बुक प्रिपेयर करने के पीछे मकसद क्या होता है? तो जो भी उसका ओनर है, उसको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये जानना हो कि हमारे जेब में कितने पैसे पड़े हुए हैं, पॉकेट में कितने पैसे हैं, या हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसे पता चल जाता है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने सुविधा के अनुसार ये प्रिपेयर करती है, यानी कि टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। कब पेमेंट प्रिपेयर करती है? डेली, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है, जो रियल में होता है, रियल में इसे डेली प्रिपेयर किया जाता है। डेली प्रिपेयर किया जाता है कैश बुक को। अर्ली इन द मॉर्निंग कैश बुक का बैलेंस ऑनर जानता है, एंड जब बिजनेस का उसका क्लोजिंग टाइम होता है, उस टाइम पे फिर कैश बुक को क्लोज किया जाता है। वो क्लोजिंग बैलेंस उसे या तो पता कर लेता है, क्लोजिंग बैलेंस आज का कितना है, वही ओपनिंग बैलेंस होगा, या फिर डेली ओपनिंग बैलेंस वो पता कर लेता है। इससे उसे पता चल जाता है कि बिजनेस में का क्या पोजीशन है, बिजनेस में कितना कैश पड़ा हुआ है और बैंक में कितना कैश पड़ा हुआ है। कैश तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बैंक का कुछ भरोसा नहीं हो सकता है, बैंक का बैलेंस निगेटिव हो सकता है। तो बैंक का बैलेंस निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इस बात को आप एकदम गांठ बांध लीजिए। इसको मैं नोट करवा दूंगा, लेकिन अभी दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि देखिए, अगर आपके पॉकेट में पैसा है तभी आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। अगर पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि कभी निगेटिव में नहीं जा सकते।
लेकिन आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो बैंक अकाउंट होते हैं उसमें ओडी लिमिट भी होता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट, यानी कि जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा भी यूज कर सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बैंक के पास अगर पैसा, अपना पैसा नहीं भी है तो बैंक का पैसा यूज कर लेगा, यानी कि लोन हो गया उस पर, तो बैंक का बैलेंस निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट आपने नोट कर लिया। अच्छा, थर्ड पॉइंट। अच्छा, जितना भी पॉइंट मैं यहाँ पे आपको नोट करवा रहा हूँ ध्यान रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब लिखिए, व्हेन ए कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, कैश अकाउंट, ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, कैश अकाउंट, व्हेन कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इन लेजर is not prepared. That's why it is a principal books of account. इसका मीनिंग समझते हैं, पहले आप एक बार नोट कर लीजिए। लिख लिया, all the cash transaction are recorded for the first time in the cash book it is लिख लिया, therefore a book of original entry अच्छा लिख लिया, नोट कर लिया आपने, समझे। देखिए सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि कैश बुक है वो सब्सिडरी बुक है कि प्रिंसिपल बुक है। सवाल ये उठता है कि कैश बुक क्या है, सब्सिडरी बुक है या प्रिंसिपल बुक है। तो इसका जवाब ये है कि कैश बुक सब्सिडरी बुक भी है एंड प्रिंसिपल बुक भी है। इसका जवाब ये है कि कैश बुक मुख्य पुस्तक भी है और सहायक पुस्तक भी है। जब भी आप कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, जब भी आप कैश बुक प्रिपेयर करेंगे आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है कि कैश बुक एंड कैश अकाउंट। नहीं, दोनों एक जैसा नहीं है। जब आप, अगर आपने जर्नल एंट्री पढ़ा है और उसके बाद लेजर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जितने भी आइटम का आप जर्नल एंट्री करते हैं, जितने भी आइटम का आप जर्नल एंट्री करते हैं, वही आइटम
जितने भी आइटम का आप जर्नल एंट्री करते हैं, ईच एंड एवरी आइटम का आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। जब भी आप जर्नल एंट्री करते हैं, याद कीजिए, अगर आपने एक सेल किया है तो क्या जर्नल एंट्री होगा उसका? आपने अगर एक ट्रांजैक्शन सेल किया है तो जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश में मान लीजिए आपने सेल किया है तो जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। अब आपने जर्नल एंट्री कर लिया, अभी आपको लेजर प्रिपेयर करना है। अभी आपने को एक लेजर प्रिपेयर करना है, और लेजर क्या, दो आइटम का लेजर बनाएंगे, एक कैश का लेजर बनाएंगे और एक सेल का लेजर बनाएंगे। लेकिन अगर आप सब्सिडरी बुक बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, सब्सिडी बुक अलग से, कैश के जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको एक जगह आप लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपने कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको एक जगह लिखने का फैसला कर लिया है। तो जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में कैश टू सेल हमने बोला है, 10,000 रुपये मान लेते हैं, 10,000 रुपये में सेल हुआ है कुछ भी कैश में, तो कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 10,000। अभी आप क्या करेंगे? कैश अकाउंट का क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे, तो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना कैलकुलेट होके आएगा? 10,000 रुपीज। और अगर आप कैश बुक में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो भी आपके पास 10,000 रुपये आया, तो भी क्लोजिंग बैलेंस 10,000 रुपीज। तो डबल मेहनत। एक बार तो आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ा, फिर आपको एक लेजर बनाना पड़ा। लेकिन अगर आप वही कैश में अगर रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, तो आपको डबल मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैश बुक जब भी बनाया जाता है तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है लेजर में, इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट बोला जाता है। और आपको पता है कि जर्नल को दो भाग में हमने डिवाइड किया था, एक मेन सिंपल जर्नल एंट्री करेंगे, और जो जो ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग सहायक बुक बना रहे हैं, सब्सिडी बुक बना रहे हैं, डे बुक बना रहे हैं, उसको डायरेक्ट हम लोग पहली बार कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो सब्सिडी बुक बनाई है वहां पे जाके हम लोग उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो बिजनेस का क्या रूल है, अकाउंटिंग का क्या रूल है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना हो, सबसे पहले आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल एंट्री में। तो जर्नल एंट्री में ही तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कौन सा जर्नल में? सब्सिडी बुक, डे बुक, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके हेल्प के लिए आपने बनाया कि काम कम पड़े, मेहनत कम पड़े, जल्दी से हिसाब का कैलकुलेशन हो जाए। तो उसके लिए आप डायरेक्ट कैश बुक में लिखते हैं, आप जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि कैश बुक क्या है? कैश बुक दोनों है, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी है एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी ये है। क्लियर? अच्छा, अब बोलेंगे एक और पॉइंट। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग बोला कि कैश अकाउंट और कैश बुक दोनों आपको एक ही जैसे दिख रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस क्या नोट करेंगे? आपके बुक में होगा, जो भी राइटर की बुक रेफर कर रहे हैं वहां पे आपको डिफरेंस होगा। मैं बस आपको डिफरेंस अभी बता दूं या थोड़ी देर बाद बताऊं? क्योंकि अभी मैं कुछ फॉर्मेट की भी चर्चा करूंगा, तो आप बोलेंगे कि ये समझ में नहीं आया। तो इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, और जब हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊंगा और आपको बता दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अभी एक क्वेश्चन होल्ड रखिए, डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक, दोनों में क्या अंतर है। चलिए, नोट कर लिया आपने? चलिए, मानता हूं कि आपने नोट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। ध्यान से लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन आता है और समटाइम थ्योरी में भी पूछा जाता है। कैश बुक
इज ए जर्नल और लेजर। कैश बुक क्या है? अभी जब हमने बात डिस्कशन किया है कि कैश बुक जब बनाएंगे तो कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे और जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करके डायरेक्ट कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, तो ये क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि जर्नल एंट्री का क्या नाम होता है? ऑल्सो नोन एज ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या? सबसे पहली बार लिखना। सबसे पहली बार हम लोग कहाँ लिखते हैं? जर्नल एंट्री में। और आपने देखा कि जब सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया जाता है तो जर्नल एंट्री में नहीं लिख के डायरेक्ट उस बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दिया जाता है, कैश बुक में। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कैश बुक फिर है क्या? जर्नल है या लेजर है? तो इसका आंसर है कि कैश बुक दोनों है, जर्नल भी है और लेजर भी है। क्योंकि आपने देखा कि कैश बुक बनाया तो कैश अकाउंट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि दोनों का बैलेंस कितना था? 10,000 हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। तो कैश बुक जो है वो किसका काम कर रहा है? कैश अकाउंट का काम कर रहा है। और कैश बुक हमने बनाया इसलिए जर्नल एंट्री नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कैश के ट्रांजेक्शन को डायरेक्ट हमने कहाँ लिख दिया? सब्सिडी बुक में। और सब्सिडी बुक किसका काम कर रहा है? अल्टरनेट काम कर रहा है, कैश अकाउंट का। तो कैश बुक है क्या? जर्नल भी है और लेजर भी है। अब दोनों ये है, कैश बुक है जो कि दोनों है, जर्नल भी है और लेजर भी है। तो क्या इसका कुछ अलग नाम यूज कर सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए कैश बुक इज ए जर्नल as well as as well as a ledger। क्या शुरू कीजिए? जर्नल एज वेल एज लेजर दोनों है। हेंस इट मे बी कॉल्ड जर्नलाइज्ड लेजर ये मैंने लिखवा दिया है। अब ब्रीफ में मतलब डिटेल में इसका आंसर ये 2 पॉइंट आपको हेडिंग में लिख देना है अगर क्वेश्चन पूछे तो। कैश बुक क्या है? तो दोनों है, कैश बुक जर्नल भी है और लेजर भी है। और इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? जर्नलाइज लेजर। और क्यों है जर्नल लेजर? तो जर्नल होने के वजह क्या है कि सोर्स डॉक्यूमेंट से जब भी हम ट्रांजेक्शन को पहली बार लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं? जर्नल में। और यहाँ पे हम कहाँ लिख रहे हैं? डायरेक्ट कैश बुक में। तो इसलिए वो जर्नल का नेचर इसमें आ गया। अब कैश बुक बना लिया है तो लेजर नहीं बनाना है। कैश बुक बना लिया है तो लेजर नहीं बनाना है, क्योंकि कैश अकाउंट का काम कर रहा है आपका कैश बुक। तो वहां पे इसमें लेजर का भी नेचर आ गया। इसलिए कैश बुक इज जर्नल एज वेल एज लेजर। एंड इसका नेम क्या होगा? जर्नलाइज लेजर। अच्छा, यहाँ तक हो गया थ्योरी के बात हो गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से ऊपर से दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं लिखा है तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ कैश बुक। फोर टाइप। फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक या फिर इसके कुछ और भी नाम है अलग अलग, जैसे कि इसको सिंगल कॉलम कैश बुक को क्या बोलते हैं, वन कॉलम कैश बुक। तो आप सिंगल कॉलम कैश बुक बोलिए या वन कॉलम कैश बुक बोलिए, पहले लिख लेते हैं टाइप। सेकंड है डबल कॉलम कैश बुक। और डबल कॉलम कैश बुक को हम लोग फिर से 3 भाग में बांटेंगे। पहला होगा डबल कॉलम में कैश प्लस डिस्काउंट कॉलम वाला, और कैश एंड बैंक कॉलम वाला। थर्ड हो सकता है बैंक प्लस डिस्काउंट वाला। पहले इसको नोट कर लीजिए। 4 टाइप है, टाइप ऑफ कैश बुक 4 टाइप है। सिंगल कॉलम कैश बुक या फिर उसका एक और नाम है वन कॉलम कैश बुक। फिर है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में हो सकता है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक या फिर कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक या फिर हो सकता है बैंक प्लस डिस्काउंट कॉलम कैश बुक। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि नोट कर लिया आप लोगों ने स्टॉप करके। थर्ड है हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। थर्ड है हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एंड थर्ड है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या क्या हो सकता है, कैश बैंक एंड डिस्काउंट। जो आपका कॉम्बिनेशन दिख रहा है डबल कॉलम कैश बुक में, उस कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि डबल कॉलम में क्या क्या आपने देखा, कैश प्लस बैंक या कैश डिस्काउंट या बैंक डिस्काउंट, तीनों को अगर कंबाइन कर दें कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट तो हो जाएगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एंड फोर्थ एंड लास्ट है पेटी कैश बुक। ओके, एक बार नोट कर लीजिए। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक से। और सिंगल कॉलम कैश बुक में कोई दम नहीं है, एकदम आसान है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को जो ज़्यादा टाइम देना है वो डबल कॉलम में देना है। और कुछ बोर्ड में आप लोगों के जो जिस बोर्ड से भी आप रिलेट करते हैं, कहीं कहीं पे डबल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक ही है सिलेबस में, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। कुछ बोर्ड में आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी पढ़ना है। तो आप या तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि अगर आपको जस्ट एक बार एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आप इस सिलेबस में जो है आप वही पढ़ लीजिए,
और फिर स्किप कर दीजिए जो ट्रिपल कॉलम वाला पार्ट है। और जिनको इंटरेस्ट है वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी एक बार देख लीजिए, कुछ खास नहीं है। देखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे फ्यूचर में आपके काम आएगा, जब आपको पढ़ना होगा तो उस टाइम आपको आसान लगेगा। तो चलिए हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक पे चलते हैं, और सिंगल कॉलम कैश बुक पे डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि फिर फॉर्मेट बताऊं, ब्रीफ करूं, वो सब करने की जरूरत है नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में ही जहां जहां पे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो बस एक ही पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, जो कि दो पॉइंट आप ध्यान में रखिए। ये नोट कर लिया आपने, उम्मीद करता हूं। पहला पॉइंट क्या आपको रखना है, जो कि कैश बुक बैलेंस must be पॉजिटिव बैलेंस। कैश फ्लो का जो बैलेंस होगा हमेशा एवरी टाइम क्या होगा, पॉजिटिव बैलेंस होगा, कभी भी निगेटिव बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा आएगा यानी कि रिसिप्ट ऑफ कैश, रिसिप्ट ऑफ कैश हमेशा डेबिट साइड में लिखेंगे, और पेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यानी आपके राइट हैंड साइड में, और डेबिट यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में। क्योंकि मैं बोलूंगा राइट में लिखिए या लेफ्ट में, तो आप पूछ सकते हैं कि आपका राइट या मेरा राइट। ठीक है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आएगा वो डेबिट साइड होगा, और आपके राइट हैंड साइड में जो भी आएगा वो क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो कोई भी पैसा आएगा तो आपको डेबिट में लिखना है, और जो भी पैसा जाएगा उसको आपको क्रेडिट में लिखना है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज ध्यान रखिए कि सम ट्रांजेक्शन अगर हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन आए कि कैसे डिसाइड करेंगे कि डेबिट में है कि क्रेडिट में है। अगर इससे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पैसा आया है या पैसा गया है, तो सेकंड तरीका आपके पास क्या है, सेकंड तरीका गोल्डन रूल। गोल्डन रूल से आप डिसाइड कर सकते हैं। क्या है गोल्डन रूल, याद है आपको? रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल पर्सनल नॉमिनल कितना घटा है आपने? तो कैश क्या है बताइए, क्या है? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? तो कैश जो है वो रियल है। और रियल अकाउंट का क्या है गोल्डन रूल बताइए? मैं लिख ही देता हूं क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं आपको याद नहीं होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये रियल अकाउंट है। कैश बुक क्या है, एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट होने की वजह से आपको क्या, गोल्डन रूल के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। अच्छा, मॉडर्न के तरीके से भी देख लेते हैं, आइए। ये कौन सा रियल वाला जो हम लोग ने गोल्डन रूल पढ़ा है वो कौन सा है? ट्रेडिशनल। मॉडर्न क्या कहता है? मॉडर्न, मॉडर्न कहता है क्या, एसेट अगर बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज होगा तो डेबिट, और एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट।
ये कौन है? मॉडर्न अप्रोच। किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं? तो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, वो मैं समझा रहा हूँ। तो जो भी कैश का ट्रांजेक्शन होगा, जैसे कैश सेल, तो कैश यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर पैसा रिसीव होगा तो कहाँ डालना है? डेबिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो ये दो मेथड से मैंने आपको समझाया कि डेबिट व्हाट्स कम इन, तो क्या आपके पास आ रहा है? कैश आ रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। गोल्डन रूल, ट्रेडिशनल मेथड आपने सीखा। मॉडर्न मेथड क्या कहता है कि एसेट अगर बढ़ेगा तो कैश आने से कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। तो जो सिंगल कैश बुक बनाएंगे हम लोग, तो वहां पे जो भी पैसा आपको मिलेगा डेबिट साइड में डाल दीजिए, जो भी पैसा आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को या आपके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट साइड में कर दीजिए। कैश बुक का बैलेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और एक और पॉइंट आप ध्यान रखिए, क्या करना है यहाँ पे, एक और पॉइंट ध्यान देना है क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक makes no record of check received and given, और सेकेंड पॉइंट कैश डिस्काउंट एंड रिसीव्ड। तो सिंगल कॉलम कैश बुक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां जहां पे कैश की बात होगी तो समझ जाइएगा बैंक की भी बात हो रही है। लेकिन जब सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो सिर्फ कैश देखेंगे, सिर्फ कैश, हार्ड कैश, बैंक को नहीं देखना है। यानी कि अगर कुछ भी चेक से रिसीव कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं तो आपको नहीं देखना है। किसी क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसको भी आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैश पे ध्यान देना है। जो भी नोट किया है आप लोग एकदम नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। द रिसिप्ट, यानी कि डेबिट साइड कॉलम will always be bigger than the payment column। ओके, तो हमेशा क्या होगा? रिसिप्ट साइड हमेशा क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा पेमेंट साइड से। क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि कैश का बैलेंस क्या है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो निगेटिव नहीं होने के लिए क्या करना है? हमेशा पेमेंट ही, रिसिप्ट साइड ही ज्यादा होगा, पेमेंट साइड हमेशा ऑलवेज लोअर होगा या इक्वल होगा, लेकिन क्या है, ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया आपने? एक बार मैं फिर से ऊपर से नीचे दिखा रहा हूँ, अगर आप लोगों का कहीं पे कुछ छूट गया है तो एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे और करेंगे क्वेश्चन सिंगल कॉलम कैश बुक का, और वहां पे आप फॉर्मेट भी चेक करेंगे। और फॉर्मेट चेक करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको फॉर्मेट जो दिखेगा वो दोनों की तरह दिखेगा। दोनों की तरह मतलब किसका? जर्नल की तरह भी दिखेगा और लेजर की तरह भी दिखेगा। इसलिए भी कैश बुक क्या है? दोनों है, जर्नल है एंड लेजर भी है।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने पूरा नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। जो भी ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है उसको आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में पुट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट होगा, देखिए यहाँ पे किसी बिजनेस का नाम वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ जो भी नेम दिया रहता वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते, XYZ लिमिटेड या जो भी रहता वो मेंशन कर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में रहेगा तो वो देखेंगे अगले क्वेश्चन में नेम भी रहेगा। तो इन द बुक्स ऑफ कैश बुक, क्वेश्चन हमें बता दिया है कि सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए आप याद कीजिए किसी एक फॉर्मेट को, या तो जर्नल के फॉर्मेट को या फिर लेजर के फॉर्मेट को नोट करते चलिएगा, क्योंकि दोनों दिखाना पॉसिबल नहीं है आपका, कैश बुक एंड क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे डेट। क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं तो फॉर्मेट बनाते हैं तो क्या करते हैं, डेट पर्टिकुलर और क्या LF, यहाँ पे एक वाउचर नंबर भी रहेगा एंड अमाउंट। फिर सेम डेट पार्टिकुलर्स वाउचर नंबर, जिस वाउचर से आप ट्रांजैक्शन जर्नल में डायरेक्ट नोट करते हैं, एंड LF लेजर फोलियो एंड अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो एंड अमाउंट। याद आया, जर्नल का भी सेम फॉर्मेट होता है। अगर इतने को हटा दे, इतने पार्ट को यहाँ से, इस हिस्से को अगर हटा दे यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को, तो हो जाएगा जर्नल का फॉर्मेट, डेट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट। और लेजर के फॉर्मेट को याद कीजिए तो सेम फॉर्मेट रहता है, डेट पर्टिकुलर्स JF जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF जर्नल फोलियो अमाउंट। तो इस एक सिमिलरिटी की कैश अकाउंट बोल रहा है, एक सिमिलरिटी जर्नल क्यों है एंड लेजर क्यों है, इसमें से एक कॉज ये भी है। फॉर्मेट मिलता है दोनों का फॉर्मेट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का फॉर्मेट इंक्लूडेड है जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, 2025 के बारे इंफॉर्मेशन है, मार्च महीने का। तो 2025 और मार्च हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। और 1 मार्च का ट्रांजैक्शन बोला है कि बिजनेस स्टार्ट ही किया, ओके, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो यानी कि इसके पास पहले से कोई बैलेंस नहीं है, मतलब आज ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 1 मार्च 2025 को ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो मतलब जब बिजनेस में लोग पैसा लेके आता है तो क्या ट्रांजैक्शन किया जाता है, कैपिटल का, कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल, दोनों नजरिए से आप सोच सकते हैं। जर्नल एंट्री की क्लास नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूं कि कैश डेबिट बिकॉज एसेट है, बिकॉज व्हाट्स कम इन कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। और मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, LIC, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। और वहां पे क्या कहेगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या हो जाएगा, पर्सनल।
तो फिर हम लोग गोल्डन रूल वहां का एप्लीकेबल कर देंगे। सो मुद्दा ये है कि कैश कहाँ पे है, डेबिट में, तो ठीक है। टू कैपिटल, आपको पता है कि टू कैपिटल क्यों लिखा है? लेजर बनाने टाइम आपने क्या सीखा होगा कि जब लेजर बनाते हैं हम लोग तो जो भी ट्रांजैक्शन है उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? वो अगर डेबिट में है तो डेबिट में ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन किसके नेम को यूज करते हैं? पड़ोसी के नेम को, यानी कि जो उसके साथ है क्रेडिट में उसके नेम को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैश क्यों आया, तो कैपिटल की वजह से आया। सो अमाउंट हमारे यहाँ पे बता दिया है कि 2 लाख रुपए बिजनेस में आया है। फिर बोला है कि बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट का मतलब जानते हैं कि परचेज होता है, और कैश में खरीदा है। यहाँ पे भी सेम कहानी, पहले ईयर और मंथ दोनों को मेंशन कर देते हैं और फिर डेट वाइज चलेंगे। तो फिर 2 मार्च का क्या बोल रहा है? 2 मार्च को बोल रहा है कि बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज किया। जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो कैश कहाँ गया? क्रेडिट में। तो कैश यहाँ पे आ जाएगा बाय। किस लिए कैश गया? तो हमने कुछ परचेज किया है। कितना? 84,000। क्लियर है? और दूसरा तरीका से ऐसे आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, इतना जनरल एंट्री मत सोचिए हर आइटम का, सीधा सोचिए पैसा आया कि पैसा गया। अगर पैसा आया है तो डेबिट साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और पैसा अगर गया है तो आपके क्रेडिट साइड में, यानी कि आपके राइट हैंड साइड में डाल दीजिए। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, बस इतना ही सोचिए। जैसे बिजनेस में पैसा लेके आया तो पैसा आया डेबिट साइड में डाल दीजिए। कुछ हमने खरीदा, परचेज किया तो पैसा गया, आप क्रेडिट साइड में डाल दीजिए। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कुछ सामान आपने बेचा है तो बेचने से क्या होगा? पैसा तो आया ही तो होगा। तो क्या करेंगे? टू सेल। क्यों सेल? कैश टू सेल। तो कैश कहाँ है? डेबिट में। क्यों कैश आया? क्योंकि हमने कुछ सेल किया है। 65,500। फिर थर्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट। कैश आया कुछ, कैश गया कुछ। गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है। तो उधार वाले को तो हम दूर से ही भगा देते हैं कि ना भाई, कैश बुक में तुम्हारा कोई जगह नहीं है, भागो यहाँ से। यहाँ पे सिर्फ उसको पहचानेंगे जो नगद लेके आएगा या नगद लेके जाएगा। उधार वाले चलो पीछे चलो, दूसरे अकाउंट में तुम्हारा लिखेंगे। कहाँ? परचेज अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कोई जरूरत नहीं, कोई जगह नहीं है तुम्हारा। दुकान सब पे क्या लिखा रहता है? नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। यहाँ वही रूल लगाना है कि नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। ठीक है, चलिए अगले आइटम पे चलते हैं। पेड्स टू रोहित। अब जो ये रोहित से हमने उधार खरीदा था, रोहित को पेमेंट कर रहे हैं, तो अब पैसा जा रहा है। अब पैसा जा रहा है कितने तारीख को? 13 मार्च को। किसको पैसा जा रहा है भाई? रोहित। क्योंकि रोहित से हमने उधार खरीदा, तो क्या जनरल एंट्री करते हैं हम लोग? रोहित से अगर हम लोग उधार खरीदते तो क्या जनरल एंट्री करते? रोहित से अगर हम उधार खरीदते तो क्या जनरल एंट्री करते? परचेज टू रोहित। अब रोहित को पेमेंट कर रहे हैं तो रोहित टू कैश। ठीक है, तो कितना पेमेंट किया आपने? 90,000। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, जो कि सर जब आप कोई पर्सन का नेम लिखते हैं तो उसका आगे अकाउंट क्यों नहीं लिखते हैं? अच्छा, तो उसका जवाब ये है कि क्या है, जो कि जब पर्सनल अकाउंट के बारे में लिखा जाता है तो उसका आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर आपको अकाउंट वर्ड यूज करना है तो रोहित के आगे आप एस लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको अगर अकाउंट लिखने की इच्छा है तो आप अकाउंट लिखिए, लेकिन रोहित के आगे आपको क्या लगाना होगा? एस। एस
एस पर स्मॉल, ठीक है, तो एस लगाना होगा। अदरवाइज पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट नहीं लगाया जाता है इन मॉडर्न डे। अब यूज नहीं किया जाता है पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट वर्ड, पहले किया जाता था। तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि उसके नाम के आगे फिर एस, या यहाँ पे अगर हम एस डाल दूं तो मैं अकाउंट लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एस वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ रोहित लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद 15 को कैश सेल किया गया, कैश सेल, हो पैसा आया, नगद वाले क्या, डिस्को, पैसा आया, एंट्री क्या हो रहा होगा, कैश टू सेल, तो टू सेल, पैसा आया मतलब डेबिट साइड, कितना है 72,000। अभी जो पैसा देता है वो दिल के कितने पास होता है, तो जो आपको पैसा दे तो वो आपके कितने दिल के करीब होगा, कितना पसंद आएगा वो, हाँ कितना पैसा दे रहा है, तो जो आपका दिल के पास यानी आपके हार्ट के पास है। तो नॉर्मली लोगों का हार्ट किस साइड होता है, नॉर्मली लोगों का हार्ट किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। तो दिल के करीब कौन होगा, जो पैसा देगा, इसलिए लेफ्ट साइड लिख रहे हैं पैसा आने वाले का। अगर पैसा देना पड़े तो कितना लगता है, जब वो पैसा चला जाएगा, बहुत दुख हो रहा है, तो बहुत दुख। तो उसको राइट साइड में, क्यों राइट साइड में, क्योंकि जिसको आपको दे रहे हैं, अगर आपके सामने वो खड़ा है, आपके सामने वो खड़ा है, तो आप उसको पैसा देंगे तो उसका दिल तो खुश हो जाएगा, हार्ट खुश तो हो जाएगा, तो उसके वो लेफ्ट साइड में गया, मतलब आपके राइट साइड में चला गया। खैर चलिए, ये सब ऐसे ही याद रखने का तरीका बताया जाता है, क्योंकि अभी आप लोग क्या है, नए नए आए हैं अकाउंट फील्ड में, अभी आपको इन सब मोरल सपोर्ट की जरूरत है। एक टाइम के बाद आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको लगेगा क्या बोल रहे थे, कुछ भी ऐसे ही। चलिए, कैश सेल हो गया हमारा 72,000 का। फिर परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो परचेज किया आपने, पैसा आपके पास से गया है 18 को, पैसा गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए किस लिए पैसा गया है, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा है, एसेट परचेज किया है 40,000। अच्छा, एक स्टूडेंट ने और पूछा था क्या, जो कि सर ये परचेज वर्ड कहीं पे आप लिखते हैं, कहीं पे जैसे यहाँ पे पहले परचेज था तो सिंपली परचेज लिख दिया, गुड्स परचेज अकाउंट, और यहाँ पे आप लिख रहे हैं फर्नीचर, तो वहाँ पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या खरीद रहे हैं, तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने परचेज डाल दिया, और यहाँ पे पता है कि हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल परचेज का मतलब क्या हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। आपने करंट एसेट खरीदा है या फिर आपने फिक्स एसेट खरीदा है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, क्या परचेज किया। अब सीधा परचेज है तो आप उसको कहाँ लेके चले जाएंगे, आपका नहीं, वो बात नहीं बोलूंगा ना, क्योंकि आपने अभी फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो सिंपली इतना बात समझिए कि परचेज जहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं है कि क्या परचेज है, तो अगर मान लिया जाता है कि आप नॉर्मल आपका इन्वेंट्री या स्टॉक का ट्रांजैक्शन चल रहा है, कि आपने कुछ गुड्स परचेज किया है सेल करने के पर्पज से, और ये फर्नीचर है, तो ये फिक्स एसेट है, ये आपका काम आएगा, आने वाले ईयर तक ही काम आएगा, ये लॉन्ग टर्म एसेट है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डाल दिए हैं, और क्वेश्चन सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए भी हम लोग फर्नीचर डाले हैं, और पता है कि क्या खरीदा है इसलिए भी डाले हैं। उसके बाद हमने मजदूरी का पेमेंट किया है, 20 तारीख को पैसा गया है, तो बाय वेजेज, क्यों पैसा गया है, क्योंकि हमने मजदूरी का पेमेंट किया है। वेजेज अकाउंट कितना है 12,800। फिर बोला कि रेंट का भी पेमेंट किया है 24 को, ओके नो प्रॉब्लम, बाय रेंट। अच्छा, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, क्योंकि थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। 15,000 क्योंकि रेंट दिया हमने तो पैसा गया ही होगा, अब लिखा हुआ पेड रेंट, पेड वेजेस, तो पैसा दिया है तो गया है, तो क्रेडिट साइड में। और जर्नल एंट्री के थ्रू समझना है, तो पैसा गया है यानी कि वेजेस टू कैश, रेंट टू कैश,
तो कैश क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। रिसीव कमीशन, कहीं से हमको कमीशन रिसीव हुआ है, इनकम हुआ है, पैसा आया है, तो टू कमीशन अकाउंट। कितना पैसा आया है? 6,600। और फिर बोला है कि विड्रॉ फॉर द पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस यानी कि आपने अपने कैपिटल को जो स्टार्टिंग में लेके आए थे उसको कम कर दिया है, कुछ आपको जरूरत थी, आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया है, तो बाय ड्रॉइंग। कितना है? 10,000। और लास्ट में है पेड सैलरी, आपने किसी को सैलरी पेमेंट किया है अपने स्टाफ को, तो पैसा गया है। और लॉजिक से सैलरी टू कैश, इसलिए कैश कहाँ है? क्रेडिट में। अच्छा, अब ये सारे आइटम को हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी पैसा आया है उसको प्लस कर लेंगे, और जो पैसा गया है उसको माइनस कर देंगे आए हुए पैसे में से। यानी कि इसको आपको क्या करना है? टोटल कर लेना है इस साइड को, और जो टोटल आएगा उसमें से आप इस सब को एक एक करके माइनस करते जाइए। कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे -84, -90, -40 ऐसे करते जाइए। लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो 31 मार्च को आपको क्या करना पड़ेगा? बाय बैलेंस सीडी लिख दीजिए। बाय बैलेंस सीडी यानी कि हमारे पास 31 मार्च को कितना पैसा बचा है? 84,300। अब इस साइड को आप 84,300 कैसे किया हमने? तो पहले हमने क्या किया? डेबिट साइड में जो भी आइटम है उसको ऐड कर लिया, तो ये आ गया 3,44,100। अब 3,44,100 में से हमने माइनस करना स्टार्ट किया। पहले -84, फिर 90, फिर 40,000, फिर 12,800, फिर 15,000, फिर 10,000, फिर 8,000। और फिर हमें क्या पता चला कि हमारे पास 31 मार्च को 84,300 रुपीज बैलेंस है। अच्छा, इसको इक्वल कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे, और वैसे भी ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। और लेजर में भी आप देखते हैं कि टोटल इक्वल हो जाता है बैलेंस आने के बाद। ये हमारा क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। और फिर क्या करते हैं लेजर में? नेक्स्ट डे को बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। अप्रैल 1 को क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना? 84,300। और जो पहले जो अकाउंट आपने क्लोज किया है 344,100 दोनों के नीचे डबल लाइनिंग कर देंगे। तो आपको पता है डबल लाइन का मतलब क्या है? कि आपने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया है, और इस बैलेंस को ट्रांसफर करके नेक्स्ट 1 अप्रैल को लिख दिया है 84,300। तो अप्रैल का अगर हमको कैश बुक बनाना हो तो हमारे पास पहले से 84,300 पड़ा हुआ है। इससे आगे का जो भी पैसा आया डेबिट में, जो पैसा गया क्रेडिट में। अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा। सिंपली आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है, जो पैसा आया डेबिट में, जो पैसा गया क्रेडिट में। यहाँ पे आपको कोई ऐड करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि डेबिट वाला पहले जोड़ देते हैं, क्रेडिट वाला पहले जोड़ देते हैं, क्या पता क्रेडिट वाला ज्यादा हो। नहीं, हमेशा बैलेंस क्या आएगा? पॉजिटिव। मैंने नोट में लिखवाया है कि हमेशा डेबिट साइड का बैलेंस क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो डेबिट साइड को ऐड कर लीजिए और सिंपली 1 बाय 1 माइनस कर लीजिए कैलकुलेटर पे। आपके पास कितना पैसा है लास्ट डे में वो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब दोनों साइड का इक्वल करेंगे, क्योंकि जो कम हो रहा था क्रेडिट साइड में वो हमने लिख दिया, तो दोनों साइड का अमाउंट क्या होगा? 344,100। अब बस हो गया, आपका कैश बुक प्रिपेयर हो गया। आप बता सकते हैं अपने ओनर को, अपने एम्प्लॉयर को कि 31 मार्च को हमारे पास 84,300 इन हैंड कैश बैलेंस है। ठीक है, क्लियर है?
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इलस्ट्रेशन 2 आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है। अच्छा, होमवर्क तो आप करेंगे कहाँ से? तो पहली बात तो ये है कि आपको मेरे इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल है। और आपको मेरा इंस्टीट्यूट का ऐप का नाम है समृद्धि कॉमर्स क्लासेस, जो कि आपने क्लास के स्टार्टिंग में देखा था आपके डिस्प्ले पे। ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करेंगे समृद्धि कॉमर्स क्लासेस, या फिर आप गूगल में टाइप कर लेंगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ऐप पे जाइए, रजिस्टर कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोर देन 30 क्वेश्चन हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर की बुक से लिए गए हैं। मेरा कोई भी क्वेश्चन डेवलप किया गया नहीं है। तो आप क्वेश्चन करेंगे, मोर देन सफिशियंट है, सारे क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो क्लास में है और कुछ क्वेश्चन जो मैं बोलूँगा वो आप कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादातर आते कहाँ से हैं? तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डबल कॉलम से आएंगे, और जिनके सिलेबस में ट्रिपल कॉलम है उनके ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि ट्रिपल कॉलम से आए। और पेटी कैश बुक क्या है? पेटी कैश बुक है खतरनाक चीज, सबसे आसान है, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, जो कि हम अगली क्लास में कवर करेंगे। पेटी एंड डबल ट्रिपल एंड पेटी कैश बुक सब हम लोग अगली क्लास में ही कवर करेंगे। आज मतलब डबल कॉलम के एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। एंड बाद बाकी सारा क्लास में भी लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगा। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ट्रांजेक्शन को माइंड में फिट करके रखना है, जो कि मुश्किल ट्रांजेक्शन है, जो आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में रहेंगे, जो कि ज़्यादातर डबल कॉलम कैश बुक से आते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक दो पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि सपोज कीजिए आपने जर्नल एंट्री जब सीखा होगा, जहाँ भी सीखा होगा आपको पक्का बताया गया होगा कि जब किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया रहे, यानी कि उधार का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जब किसी ट्रांजेक्शन में कुछ भी ना लिखा हो तो कैश का ट्रांजेक्शन है। एंड जब किसी ट्रांजेक्शन में पर्सन का नाम भी लिख दे और स्पेशली मेंशन भी कर दे कि कैश का ट्रांजेक्शन है, तो इन दैट सिचुएशन वो कैश का ट्रांजेक्शन है। ये आपको पता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जब जर्नल एंट्री सीखा होगा तो कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट के बारे में, रिबेट के बारे में ठीक से सीखा होगा। बैंकिंग ट्रांजेक्शन को काफ़ी अच्छे से किया होगा कि जब चेक मिलता है तो क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। चेक जब बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, अगर दोनों का डेट डिफरेंट हो, जैसे 1 मार्च को चेक मिला है और आपने जमा किया है 15 मार्च को, तो 2 जर्नल एंट्री हो जाएगा। अगर आपने चेक 1 मार्च को मिला है और 1 ही मार्च को जमा कर दिया बैंक में, तो एक ही सिंगल जर्नल एंट्री से काम चल जाएगा। चेक जब डिसऑनर हो जाए, यानी कि बाउंस कर जाए, अगले पार्टी के अकाउंट में कोई पैसा ना हो, तो उस सिचुएशन में रिवर्स कैसे करते हैं। तो इन सब ट्रांजेक्शन को आपने, उम्मीद करता हूँ कि आपने जर्नल एंट्री सीखने के टाइम काफ़ी अच्छे से सीखा होगा। और अदरवाइज मैं जहाँ जहाँ पे पॉइंट आएगा मैं यहाँ पे बता दूंगा। अगर नहीं सीखा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कैश बुक मोर देन सफिशिएंट क्लास है आपके लिए। बस मटेरियल डाउनलोड कर लीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, या क्या आपको समझने की ज़रूरत है इम्प्रूव, या आपको क्या लगा जो कि मुझे ठीक से समझने की ज़रूरत है, वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये रहा। कह रहा है कि राइट अप ए सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 ऑफ मिस्टर सूर्यकांत फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ओके, नो प्रॉब्लम। सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है, यानी कि सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को नोटिस करना है। तो और हमें पता है कि बिजनेस ओनर का नेम क्या है, प्रोप्राइटर का नेम क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, इन द बुक्स ऑफ सूर्यकांत
कैश बुक फॉर्मेट, डेट, particulars, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। डेट, particulars, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट, particulars, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि पुराना बिजनेस है, कोई नया बिजनेस नहीं है। तो आपने देखा क्या, जब हम लोग लास्ट क्वेश्चन किया था, हम लोग बैलेंस शीट कैलकुलेट किया था 31 मार्च को, और वही बैलेंस क्या लिख दिया था हमने, नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को, टू बैलेंस बीडी। तो वही ये क्या है, टू बैलेंस बीडी। मार्च में हम लोगों ने मान लेते हैं कि किसी अकाउंटेंट ने बनाया था कैश बुक 31 मार्च को, उसका बैलेंस 3 लाख रुपीज कैलकुलेट हो गया है, और इस मंथ में हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसने मुझे कितना बैलेंस दिया है लास्ट मंथ का क्लोजिंग, 3 लाख। यानी कि मेरे लिए यही बैलेंस क्या हो गया, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस। तो अप्रैल 1 को हमारे पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी कितना, 3 लाख रुपीज। फिर बोला है डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक। 2 अप्रैल को क्या हो रहा है, आपके पास कैश बैलेंस आया 3 लाख रुपीज, एंड 2 अप्रैल को आपने क्या किया, उस 3 लाख रुपए में से 1,25,000 निकाल के कहा जमा कर दिया, बैंक में। कहा जमा कर दिया आपने, बैंक में। तो जनरल एंट्री क्या पास किया होगा, किसका बैलेंस बढ़ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि बैंक में जैसे अकाउंट में पैसे जमा किए बैंक का बैलेंस बढ़ गया। और बैंक क्या है, एसेट है, एसेट है। का मॉडर्न अप्रोच अगर लगाए तो बैंक क्या है, एसेट है। और एसेट अगर बढ़े तो डेबिट, और हमारे जेब से कैश कम हो गया तो कैश क्या है, एसेट। और एसेट कम हो जाए तो क्या, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे तो बैंक से हमको कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ कैश से लेना देना है। तो कैश कहाँ पे है, क्रेडिट में। कैश कहाँ पे है, क्रेडिट में। तो टू कैश, टू क्या हुआ, टू कैश। लेकिन लेजर में जब हम लिखते हैं तो किसके नाम से लिखते हैं, पड़ोसी के नाम से। यानी कैश कम क्यों हुआ, तो बैंक की वजह से। फिर परचेज गुड्स बोल रहा है कि 5 अप्रैल को क्या किया है, गुड्स परचेज किया है, तो कैश में ही किया होगा। तो बाई परचेज अकाउंट कितना, 50,000। फिर बोला परचेज गुड्स फ्रॉम शिवांश, नेम दिया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है नेम के साथ कैश, तो क्या मानेंगे, उधार का ट्रांजेक्शन है और उधार वाला, समझ गया। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश तो गया हमारे पास से, और आया क्या, फर्नीचर। तो कैश गया तो क्रेडिट साइड में 35,000।
ठीक है। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं क्या, अगर आपको जैसे मतलब कंफ्यूजन हो, ज़्यादा भूलते हैं, तो जब कैश बुक बना रहे हैं तो आप पेंसिल से एग्जामिनेशन हॉल में ये इस साइड लिख लीजिएगा रिसिप्ट, और इस साइड लिख लीजिएगा पेमेंट। कोई भी पैसा आया तो रिसिप्ट में डाल देंगे, या रिसिप्ट लिख लीजिए वहाँ डाल देंगे, जो गया उसे पेमेंट में डाल दीजिए, और बाद में पेंसिल से लिख के रबर से मिटा दीजिएगा। तो फर्नीचर हो गया। फिर लोन गिवन टू गोविंद, लोन गिवन टू गोविंद, पैसा दिया, लोन दिया है हमने, लोन दिया है हमने, तो पैसा गया, गोविंद को दिया है तो पैसा गया। तो हम लोगों के पास से पैसा चला गया, क्यों गया? क्योंकि हमने गोविंद को क्या दिया है? लोन दिया है। कितना है? 25,000। पेड टू शिवांश एंड डिस्काउंट रिसीव, पेड टू शिवांश, डिस्काउंट रिसीव 1200। आपको पता है? क्या पता है बताइए। अच्छा, ये जो है वो है आपका, ये अमाउंट है 38,800। 38,000 पे भी किया जा सकता है, लेकिन जहां से मैंने क्वेश्चन लिया है वहां पे 38,800 है, इसलिए मैं ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, इसलिए मैंने ठीक कर दिया। तो पेड कितना किया हमने शिवांश को? 38,800। डिस्काउंट कितना मिला हमें? 1200। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, और सिर्फ कितना कैश गया या आया उतने ही से मतलब है। कितना डिस्काउंट मिला या कितना दिया वो सब हम लोग यहाँ पे इंटरटेन करने के लिए नहीं बैठे। कितना पैसा हमने शिवांश को दिया? 38,800। तो हम बस उतना ही से मतलब रखेंगे, डिस्काउंट मिला नहीं मिला उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बाय किसे दिया है पेमेंट? आपने शिवांश को दिया है, तो बाय शिवांश। $38,800। फिर इशू चेक टू क्रेडिटर, कोई मतलब है क्या? हमने नोट में लिखा था कि चेक रिसीव और इशू दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश, सोल्ड गुड्स विष्णु टू फॉर कैश, तो हमने क्या किया? कैश टू सेल, पैसा आया है, सेल किया है, तो टू सेल्स अकाउंट 52,000। कैश सेल 180 of which banked on 20 April 1,50,000। आराम से समझिएगा इस पॉइंट को, नॉर्मल पॉइंट है, ऐसा कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। कैश सेल किया आपने कितना? 1,80,000, और इसमें से आपने क्या किया है? 1,80,000 में से 1,50,000 20 तारीख को बैंक में जमा किया है। तो सबसे पहले तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है वो लिख लीजिए कि पैसा कब आया आपके पास? 16 तारीख को। किस लिए आया? क्योंकि आपने सेल किया है। कितने का सेल किया है? 1,80,000 का। और इस 1,80,000 में से आपने 1.5 लाख रुपए कहाँ किया है? बैंक में जमा कर दिया है। कब? 20 अप्रैल को। तो दोनों दो अलग अलग बातें हैं। जब पैसा आया 180 लिख लीजिए, और जब पैसा गया तो जितना आपने बैंक में जमा किया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस तो कम हो गया। तो क्या क्या बैंक टू कैश, तो कैश कहाँ? क्रेडिट में। कितना? 1,50,000। रिसीव फ्रॉम रोहन, डिस्काउंट अलाउड 300। तो रोहन से हमें जितना रिसीव हुआ उससे मतलब रखेंगे, डिस्काउंट से हमें क्या लेना देना? पहले नोट में मैंने लिखवा दिया, डिस्काउंट को इंटरटेन नहीं करना है, चाहे आपने लिया है या दिया है।
ना ही किसी चेक को आपको इंटरटेन करना है, चाहे आपने लिया है या दिया है। तो रोहन से आपने जितना रिसीव किया लिख लीजिए, टू रोहन 22,700। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाल के लाया है, यानी कैश का बैलेंस बढ़ गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश का बैलेंस बढ़ गया, कैश क्या है, एसेट है, और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। और बैंक क्या है, एसेट है, और एसेट का बैलेंस घटेगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, यानी कि कैश टू बैंक। कैश कहाँ है, डेबिट में आपके पास पैसा आया, बैंक से निकल के कहाँ आ गया, पॉकेट में। तो 24 को टू बैंक अकाउंट कितना 50,000। परचेज स्टेशनरी 25 को, तो स्टेशनरी परचेज किया तो पेमेंट कर दीजिए स्टेशनरी अकाउंट में। क्या होगा, परचेज किया आपने तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और सिंपली सोचिएगा, तो स्टेशनरी खरीदा आपने तो पैसा तो आपके जेब से गया, तो गया क्रेडिट साइड में। सैलरी पेमेंट किया आपने 28 को, तो कर दीजिए सैलरी का पेमेंट किया, पैसा गया तो हमारे जेब से बाय सैलरी अकाउंट 15,000। और फिर 29 को आपने क्या किया, फर्नीचर रिपेयर करवाया है, तो बाय रिपेयर 2500। अब आपको क्या कर लेना है, एक रुक जाना, अभी क्लोज मत करना, ठीक है। हाँ, तो अभी आपने क्या किया है, अभी आपको क्या करना है, डेबिट साइड वाले को टोटल कर लेना है, और डेबिट साइड वाले को टोटल करने के बाद डेबिट साइड वाले को टोटल कर लीजिए। तो टोटल करेंगे तो आपका टोटल कैलकुलेट होके आएगा 6,04,700, और इसमें से 1 बाई 1 यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कर दीजिए, तो आपका बैलेंस निकल के आएगा बाय बैलेंस CD 1,57,000, और इधर भी उतना ही अमाउंट हो जाएगा 6,04,700। अभी ये अकाउंट क्लोज कर दीजिए, और इस बैलेंस को 1 मई को टू बैलेंस BD कर दीजिए। $1,57,000। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा पावर कट हो गया है, इसके लिए प्रॉब्लम है, इसके लिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। सोचा था मैंने एक और क्वेश्चन कवर करने का GST वाला, लेकिन पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि पावर कट हो गया, पता नहीं कितने देर का बैकअप आएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।